देखिए, एक आएगा, उसे कहते हैं भाषाई प्रांतीय आयोग। भाषाई प्रांतीय आयोग। पहले कल की कहानी को थोड़ा सा एक बार दोहराते हैं और अपनी कहानी को फिर पुनः स्टार्ट करते हैं वहीं से। कल हमने बताया था कि आज़ादी के समय भारत में 562 रियासतें थी। 562 में से 559 रियासतों ने स्वेच्छा से विलय कर दिया। हालांकि उनको प्रीवी पर्स दिया गया था। कल एक शब्द आया था प्रीवी पर्स या राजभत्ता, ठीक है। लेकिन 3 रियासत ऐसी थी जिनका विलय करने में कठिनाई हुई। 3 रियासत कौन कौन सी थी वो? एक रियासत थी जूनागढ़, जिसका विलय किस आधार पर हुआ था? जनमत संग्रह के आधार पर। दूसरी रियासत एक थी जम्मू कश्मीर, जिसका विलय हुआ था, है ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। वहाँ के राजा हरि सिंह थे जो डोगरा वंश के थे। एक रियासत ऐसी थी जिसके लिए पुलिस कार्रवाई की गई, अर्थात तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया। उस रियासत का नाम था हैदराबाद। और इस तरीके से भारत में जब सभी रियासतों का एकीकरण कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और बीपी मेनन ने, तब उसके बाद में हमने आनन फानन में उस समय 4 प्रकार के राज्य बनाए थे। राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी। अब चुनौती हमारे सामने ये थी कि हम जो है किस आधार पर राज्यों को बनाएं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें या फिर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करें। समझना 2 शब्द हैं यहाँ पर। एक भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए, या दूसरा है प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भारत के भौगोलिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, पंचवर्षीय योजना जैसे सिस्टम को ध्यान में रखते हुए राज्य बनाए जाएं। ये हमारे सामने 2 क्वेश्चन खड़े थे। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इसकी जांच के लिए हमने एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, और उस कमीशन को नाम दिया भाषाई प्रांतीय आयोग। भाषाई प्रांतीय आयोग। अब यहाँ से चीज़ें याद रखनी है आपको। ये जो भाषाई प्रांतीय आयोग बना, हाँ, इस आयोग का गठन हुआ था 27 नवंबर 1947 को। इस कमीशन को बनाया गया था 27 नवंबर 1947 को, और इस कमीशन के जो अध्यक्ष बनाए गए, इस कमेटी के या इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था एस.के. धर। क्या नाम था भैया? एस.के. धर। और जो एस.के. धर थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर जज थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो रिटायर जज थे। इस कमीशन में टोटल मिलाकर इस आयोग में 4 सदस्य थे। कुल 4 सदस्य थे। तो इस कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा? 4 मेंबर थे इसमें। अब इस कमेटी ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करी और ये देखने की कोशिश की कि भारत में कैसे राज्य बनाए जाएं, भाषा के आधार पर बनाए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। भाषाई प्रांतीय आयोग 1947 में बना था। 10 दिसंबर 1948 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में 2 बातों की सिफारिश की। सिफारिश करने का मतलब आप समझ रहे हैं? सिफारिश करने का मतलब है कि एस.के. धर कमीशन ने या भाषाई प्रांतीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। उसने सब चीज़ों का अवलोकन करा और अवलोकन देखने के बाद में उसने कहा कि देखिए, भाषा के आधार पर राज्य न बनाए जाएं।
भाषा के आधार पर राज्य या राज्यों का गठन न किया जाए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। देखो, बातें तो और भी बहुत सारी कहीं, क्योंकि कमीशन एक ही बात के लिए थोड़ी बनता, बातें तो बहुत सारी थी। मेन बात वही है, उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन मत करो। अगर राज्य बनाने हैं आपको तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर बनाओ, भारत के भौगोलिक ढांचे को ध्यान में रखकर बनाओ, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक ढांचा है वो एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं तटीय इलाका है। तो क्या भारत का भौगोलिक ढांचा समान है? तो फिर प्रशासन को जिस तरह से चलाने में सुविधा हो वैसा स्टेट बनाया जाए, ठीक है। ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई। लोग डिमांड कर रहे थे, लोग इस बात के लिए लालायित थे कि अलग भाषा वालों के लिए अलग राज्य बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि भाषा की जो विविधता है वो कहीं ना कहीं टकराव पैदा करती है। अगर एक व्यक्ति तमिल बोलता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और एक व्यक्ति हिंदी बोलता है, अचानक हिंदी भाषा बोलने वाला कोई आदमी किसी शहर में आपको मिल जा, समझ रहे हैं ना। हालांकि तीनों इंडियन हैं हम, लेकिन हम सबसे ज़्यादा किसके साथ घुले मिले रहेंगे? जो हिंदी बोलता है। इसका मतलब हिंदी की वजह से, एक भाषा की वजह से हम में मिलाप ज़्यादा हो गया है, तो हम दूसरी भाषा वाले को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। हालांकि एक ही देश के हम रहने वाले हैं, नहीं है? तो भाषा कहीं ना कहीं टकराव पैदा करती है, ये मानना होगा उस समय इस कमेटी के लोगों का भी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि देश को अगर बेहतर ढंग से चलाना है, बेहतर व्यवस्थाएं पैदा करनी है, तो राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ये कमेटी ने कह दिया। कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है, कमीशन अपने रिपोर्ट दे देते हैं। उन रिपोर्टों पर सरकार कितनी खरी उतरती है, नहीं उतरती, वो सरकार का फैसला होता, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है, देखिए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद में एक समिति बनी है जिसको नाम देते हैं हम JBP समिति, ठीक है। कांग्रेस की समिति थी और उसका नाम था, हाँ वैसे उसे कहते हैं भाषाई प्रांत समिति, भाषाई प्रांत समिति। इसी को हम बोल देते हैं बेटा JBP समिति, JBP समिति, JBP समिति। इस कमेटी का जो गठन हुआ है वो दिसंबर 1948 में हुआ है। इस समिति का गठन हुआ है दिसंबर 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के दौरान। कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन कहते हैं। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 1948 में एक समिति बनी जिसको भाषाई प्रांत समिति या जिसको हम कहते हैं JBP समिति। JBP समिति में 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो 3 सदस्य थे, सदस्य 3 थे इसमें। एक का नाम है जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और बी से है वल्लभ भाई पटेल,
सरदार पटेल। और बेटा तीसरे व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया थे। पट्टाभी सीतारमैया ये जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, जयपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इस कांग्रेस के इस अधिवेशन के वो अध्यक्ष भी थे। अब देखो, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी है? तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी सरकार को। रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट में उनकी सिफारिश क्या थी बेटा? इस रिपोर्ट की सिफारिश में उन्होंने वही बातें दोहराई जो एस के धर कमीशन की थी। वही बातें दोहराई। बातें क्या दोहराई? पहली बात, उन्होंने कहा कि देखिए, राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। सुविधा के आधार पर हो। न कि भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर। अच्छा, यही बात बेटा किसने बताई? एस के धर कमीशन ने। प्रांतीय भाषा आयोग ने भी यही कहा कि देश के अंदर राज्य अगर आपको बनाने हैं तो भाषा के आधार पर मत बनाइए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाइए, भारत के भौगोलिक ढांचे के अनुरूप बनाइए। लेकिन यहाँ इन्होंने एक बात और मेंशन कर दी। एक बात दूसरी इसमें कहा गया कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अगर जनता इस बात के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करती है तो फिर भाषा के आधार पर भी राज्य बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जनता जो मांग लोग कर रहे होंगे कि भाषा के आधार पर राज्य बने, उनको एक चांस मिला। ये नहीं मिला, उनको एक चांस मिला। तो दूसरा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता सर्वोच्च है। तथा जनता यदि पुरजोर तरीके से मांग करती है तब उसे माना जा सकता है। इसका मतलब देखो, इस कमेटी ने उन लोगों के लिए एक आशा की किरण खोल दी। इस कमीशन की इस समिति की रिपोर्ट ने उन लोगों के लिए रास्ते बना दिए जो लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना या कराना चाहते थे। नहीं है भाई, अगर हम मेले में पिताजी के साथ गए हैं और पिताजी से किसी चीज़ की डिमांड करने लगे तो पिताजी कहेंगे नहीं ये सामान नहीं लेकर दूंगा है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि अगर तू थोड़ा सा रोने लगेगा ना, थोड़ा सा जिद कर लेगा तो तेरे पिताजी ये सामान दिलवा देंगे, मुझे पता है। तो इसका मतलब बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन है या नहीं है? तो इसी प्रकार से ये बोला गया कि जनता अगर डिमांड करती है, जनता अगर मांग करती है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं, तो फिर भारत में भाषा के आधार पर राज्य बन सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये दूसरा वाला जो स्टेप था
ये उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गया जो लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कराना चाहते थे, जो लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कराना चाहते थे। तो पहला सवाल सुनिए कि जेबीपी कमेटी में कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। जेबीपी कमेटी बनी थी 1948 में, रिपोर्ट सरकार को सौंपी 1949 में। रिपोर्ट में वही बात दोहराई है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, भाषा के आधार पर ना बने। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि अगर जनता इस बात के लिए पुरजोर तरीके से मांग करती है, डिमांड करती है, तो फिर लोकतंत्र होने के नाते उनकी मांग को ठुकराया नहीं जा सकता, उनकी मांगों को ठुकराया नहीं जा सकता। ठीक है, अब इससे मौका मिला उन लोगों को जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कराना चाहते थे। तो इसके बाद अनशन हुआ है, हाँ, पोट्टी श्री रामुल्लू का अनशन। अगला हेडिंग, इनके बारे में भी सवाल आता है। देखिए, पोट्टी श्री रामुल्लू का अनशन। एक व्यक्ति है पोट्टी श्री रामुल्लू, वो रहने वाले मद्रास राज्य के रहने वाले थे, तेलुगु भाषी थे। तेलुगु भाषी, उनकी जो भाषा थी वो तेलुगु थी। तो उन्होंने इस बात के लिए अनशन कर दिया कि हम तेलुगु वालों के लिए अलग राज्य बनवाएंगे। तेलुगु वालों के लिए क्या करेंगे? अलग राज्य हम बनवाएंगे। समझना, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। उनका जो आमरण अनशन था वो 56 दिन चला। इन्होंने 56 दिन आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया। 56 दिन आमरण अनशन करने का मतलब है खाना पीना छोड़ दिया और ये कहा कि तेलुगु भाषा वालों के लिए अलग राज्य बनना चाहिए। अगर तेलुगु वालों के लिए अलग राज्य नहीं बनेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं भूख से अनशन करते हुए प्राण त्याग दूंगा। 56 दिन आमरण अनशन के बाद 56वें दिन इनकी डेथ हो गई। और आपको पता होगा कि जब किसी आंदोलनकारी की डेथ होती है और उसके लीडर की डेथ हो जाती है तो उस आंदोलन के 2 रीजन बनते हैं, दो सेक्शन हो जाते हैं। या तो आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर आंदोलन उग्र हो जाएगा। उग्र होने का मतलब यह है कि लोग अब तक शांति की पूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अब उनके नेता की डेथ हो गई, हो सकता है कि वो लोग अब हिंसा पर उतारू हो जाए। नहीं है बात समझ में? लीडर जब तक रहता है तब तक आंदोलन अहिंसा के रास्ते पे चल लिया है। अगर लीडर की डेथ हो जाए तो या तो आंदोलन हिंसक हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो डेथ हुई है, इनकी जो मृत्यु हो गई 56 दिन के आमरण अनशन के बाद, और इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1952 को। जब 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई तो तत्काल उस दौरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये घोषणा करनी पड़ी दिल्ली से कि तेलुगु भाषा के जो लोग हैं वो अपना अनशन ख़त्म कर दें, हम उनके लिए अलग राज्य की व्यवस्था कर देंगे, अलग राज्य बनेगा। तो याद रखो, देखिए 3 दिन बाद या 4 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की घोषणा की। अलग राज्य की
घोषणा की। उन्होंने कह दिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, अलग स्टेट बना देंगे। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद ये तय कर दिया गया कि अब अलग स्टेट बनाया जाएगा, अब अलग स्टेट हम बना देंगे। और घोषणा करने के बाद में अलग स्टेट बनकर तैयार हो गया। डेट आती है 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया जो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको ये बताना है कि भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना था, कौन सा था, आंध्र प्रदेश। दूसरा ये बताना है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। दो बातें यहाँ से और नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या भारत में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बना था, या इससे पहले भी अंग्रेजी हुकूमत में भाषा के आधार पर प्रांत बन चुके थे? तो याद रखो, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी भाषा के आधार पर 3 प्रांत बन चुके थे। वो बात आपको नोट करनी है। वो बात इस हेडिंग से अलग है, इसलिए वो बात आपको नोट करनी है। ये स्वतंत्र भारत की बात है और ये गुलाम भारत की बात है। नोट ये करना है कि 1912 में 3 प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। भाषा के आधार पर किया गया। 3 प्रांत ऐसे थे जो भाषा के आधार पर बने 1912 में, और 1912 में ब्रिटिश हुकूमत का शासन हमारे ऊपर था। 3 कौन कौन से थे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा 3 राज्य कौन से थे? बिहार, दूसरा राज्य कौन सा था बेटा? बंगाल, बंगालियों के लिए, और तीसरा राज्य कौन सा था? उड़ीसा, उड़िया भाषा के लिए, उड़ीसा। तो ये भी थोड़ा सा आप अलग से ध्यान में रख कर चलें। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो क्या इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत में भाषा के आधार पर कोई प्रांत नहीं बना है? तो 1912 में भाषा के आधार पर कितने प्रांत बने थे? 3 प्रांत बने थे। कितने? 3 प्रांत बने थे। ठीक है, चलिए अब देखो, जब आपने तेलुगु भाषा वालों के लिए अलग स्टेट की मांग रख दी और उनकी मांग को आपने मान लिया कि हम तेलुगु भाषा वालों के लिए अलग स्टेट बना के देंगे, तो मराठों के लिए नहीं बनाओगे? क्यों भाई, क्या मराठी भाषा के लोग मूवमेंट नहीं करेंगे? वो कहेंगे अच्छा, जब तेलुगु वालों के लिए अलग बनेगा तो हम पीछे थोड़ी हैं। क्या तमिल वालों के लिए नहीं बनेगा? क्या मलयालम वाले मांग नहीं करेंगे? क्या बंगाली मांग नहीं करेंगे? क्या उड़िया भाषा के लोग मांग नहीं करेंगे? ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारत में इससे एक रास्ता खुल गया, और रास्ता ये खुल गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बन सकते हैं। अब ये मोहर लग गई। आपने देखा होगा, एक ही केस के लिए अगर कोर्ट किसी एक आदमी को बेल दे देता है तो दूसरे वाले जो व्यक्ति उसी केस में, उसी तरीके के केस में फंसे हुए हैं, अब उनकी बेल आसान हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब कोर्ट दरकिनार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। जिस आधार पर पहले वाले को बेल दी है उसी आधार पर दूसरे वाले को बेल मिलेगी। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जब आंध्र प्रदेश स्टेट का गठन भाषा के आधार पर हो गया, तो क्या भारत में बाकी स्टेटों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि रास्ते
खुल चुके हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद में सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये जो डेट है ना यहाँ की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कमीशन है कब बना है, उस कमीशन ने रिपोर्ट कब सौंपी है, ये दो बातें थोड़ी आपको याद रखनी होंगी, ध्यान रखना होगा उनका। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ है, इसको जो बनाया गया है, वो बनाया गया 22 दिसंबर 1953 में। 22 दिसंबर 1953, जबकि 1 अक्टूबर को, दिसंबर से पहले 1 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश बन चुका है। ठीक है, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसमें कुल मेंबर 3 थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे भैया? 3। कौन कौन से 3 मेंबर थे? एक मेंबर थे फजल अली, फजल अली, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। दूसरे से हृदयनाथ कुंजरू मेंबर के तौर पर, हृदयनाथ कुंजरू मेंबर थे, और एक थे सरदार के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर। के.एम. पडिक्कर। इस कमीशन ने सरकार को रिपोर्ट दी है 30 दिसंबर 1955 को। सरकार को इसने रिपोर्ट कब दी है? तो रिपोर्ट दी है 30 दिसंबर 1955 को, 2 साल बाद। 2 साल हो गए भाई, दिसंबर 1953 से दिसंबर 1955 तक लगभग 2 साल हो गए, पूरे नहीं हो गए। तो 2 साल बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी, और सरकार को सौंपी। ये कमीशन क्यों बनाया सरकार ने? ये कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग सरकार ने क्यों बनाया था? सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग इसलिए बनाया कि हमें ये बताओ कि भारत में कितने राज्य बन सकते हैं, कितने राज्य बना लें, और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। याद रखेंगे, ये कमीशन इस वजह से नहीं बनाया गया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं या ना बनाए जाएं। ये तो जांच हो गई पहले, और एक भाषा के आधार पर राज्य बन भी गया। ठीक है, इस कमीशन से ये पूछा गया कि देश में कितने राज्य बनाए जाएं। अगर तुम्हारा 20 बीघे का एक खेत हो और आपको पहले से कोई अनुभव ना हो खेती का, तो लोगों से ये ज़रूर पूछते हो, किसान से जो खेती करते हो, जानकारों से, कि भैया कितनी क्यारी बना ले इसमें, है या नहीं है, या ऐसी अपनी मर्जी से बना लेंगे? है, अगर अपनी मर्जी से बना लेंगे और आपको अनुभव नहीं है तो वो गलत भी हो सकता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भारत के अंदर राज्य बनाए जाएं 16 और 6 बनाए जाएं केंद्र शासित प्रदेश। तो इस कमेटी, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया? इस कमेटी ने, इस आयोग ने सुझाव दिया, देखिए, हाँ, इस कमेटी ने सुझाव दिया कि 16 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। अच्छा, मैंने बताया कि कमीशन की जो रिपोर्ट आती है वो सरकार पर डिपेंड करती है कि सरकार उनको माने या सरकार उनको ना माने, या उस रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा फेरबदल कर दे। ठीक है, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर सकती है। तो सरकार ने क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात फजल अली कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भारत में शुरू में 14 राज्य बनाए, और कितने भैया? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उन्होंने 16 राज्यों को कही थी, तो इन्होंने 14 राज्य बनाए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए संसद में अधिनियम पेश किया गया,
उस अधिनियम को नाम दिया गया, हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बहुत आता पेपर में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब का है? 1956 का है। आंध्र प्रदेश को छोड़कर बाकी भारत में जो 13 राज्य बने थे वो इसी अधिनियम के तहत बने थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, डेट याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो संसद में एक अधिनियम आया, उस अधिनियम को हमने नाम दिया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ये 1956 का मतलब ये है कि संसद में हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और उसके लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सरकार ने कौन सा संशोधन करा भैया? तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। और इस 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये संसद में पास हुआ और इसके तहत भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो भारत में प्रारंभ में 1956 में कितने राज्य बने भैया? 14 राज्य बने हैं। और अब कितने हैं? तो 14 से 28 तक पहुंच गए हम। इसका मतलब हमने दुगने कर दिए। केंद्र शासित कितने बने थे शुरू में? 6, और हम पहुंच गए हैं 8 तक। इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि 1956 में 14 राज्य कौन कौन से बने थे, फिर ये देखेंगे कि 14 से 28 तक का जो हमने सफ़र तय करा है वो कैसे करा है। ठीक है, तो पहले 14 राज्यों को देख लेते हैं। 14 राज्य कौन कौन से बने थे भैया? उनके नाम एक बार ज़रूर आपको पता होने चाहिए। 14 राज्य कौन कौन से थे? तो देखो, 14 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं राज्य। कितने राज्य बनाए गए थे 1956 में? बताओ भैया, 1956 में कितने स्टेट थे? 14। 14 स्टेट कौन कौन से थे? एक था सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, 31 अक्टूबर 2019 से। उसके बाद में राज्य था पंजाब। पंजाब राज्य बनाया गया बेटा। उसके बाद में एक राज्य बनाया गया राजस्थान। राजस्थान राज्य बनाया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी से एक राज्य बनाया गया बम्बई। कर्नाटक को मिलाकर बना मैसूर। पूरे कर्नाटक को पहले मैसूर कहते थे। उसके बाद में राज्य बना केरल, और केरल के बाद में बना जो आज तमिलनाडु है ना, उसको पहले मद्रास कहते थे। क्या कहते थे भैया? मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो जम्मू कश्मीर बना, उसके नीचे पंजाब बना, उसके नीचे राजस्थान बना, फिर बम्बई बना। ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ मैसूर बना, केरला बना और उसके बाद मद्रास बना। ठीक है, आगे 7 और बनेंगे। तो 8वां आंध्र प्रदेश पहले बन चुका था। आंध्र प्रदेश अलग स्टेट पहले बन चुका था। 9वां राज्य बनाया गया उड़ीसा। 10वां राज्य बनाया गया हाँ पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। 11वां राज्य बनाया गया असम। देखिए, असम में ही सब शामिल थे। 7 सिस्टर के ज़्यादातर स्टेट असम में शामिल थे। पूरा नॉर्थ ईस्ट एक ही था असम के नाम से। 12वां मान लीजिए स्टेट बना हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद बिहार।
1956 में ये 14 राज्य थे। 1956 में ये 14 राज्य बनाए गए थे। 1950 में 24 जनवरी 1950 को नाम बदल दिया था। तो पहला 24 जनवरी 1950 से पहले नाम था संयुक्त प्रांत, तो 56 में तो नाम उत्तर प्रदेश ही रखा जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने थे? केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। कितने बेटा? 6। उनका भी नाम एक बार देख लेते। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बने थे 1956 में? तो दिल्ली को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। और आज भी दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही है। उस दौरान हिमाचल को, जो हिमाचल है, हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। बाद में चलकर हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी से हटाकर उसको स्टेट बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में मणिपुर जो असम वाले हिस्से में था उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मणिपुर को। उसके बाद में त्रिपुरा को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद में अंडमान निकोबार आज भी केंद्र शासित है, तो अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और बेटा छठा बनाया गया, देखिए, हाँ, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह को मिलाकर लक्षद्वीप बना था। 1973 में नाम लक्षद्वीप पड़ा था, उससे पहले लक्षद्वीप नहीं था। अमीनी द्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप थे। तो ऐसा तो फिलहाल कह सकते हो कि लक्षद्वीप बना था। हालांकि लक्षद्वीप नाम जो पड़ा था वो 1973 में पड़ा था। इसमें 3 द्वीप शामिल थे पहले शुरू में, एक लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप को मिलाकर क्या बनाया गया था? लक्षद्वीप बनाया गया था। तो इस तरह से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य बने। 14 राज्य कौन कौन से बने? जम्मू कश्मीर, उसके नीचे है पंजाब, उसके नीचे है राजस्थान, उसके नीचे है बम्बई, के नीचे मैसूर, के नीचे है केरल, के नीचे है मद्रास, ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर पश्चिमी बंगाल और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में असम, घूम जाओ बिहार, उसके बाद में मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। दिल्ली था उसमें शामिल, उसके बाद हिमाचल था, मणिपुर था, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा और लक्षद्वीप, जिनमें से कुछ तो अब भी केंद्र शासित ही हैं। जैसे दिल्ली केंद्र शासित है ना, अंडमान निकोबार केंद्र शासित है और लक्षद्वीप केंद्र शासित है। ये उस समय के केंद्र शासित प्रदेश थे जो आज भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मौजूद है। ठीक है, अब कहानी चलेगी नए राज्यों की। नए राज्यों की आर्टिकल 2 और 3, 2 में नए राज्यों का प्रवेश है और 3 में नए राज्यों की स्थापना है। तो मामला क्या था मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि गोवा जो था वो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? तो हमने फ्रांस की सरकार से बात करी। देखिए, गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो हमने पुर्तगालियों से बात करी और हमने कहा कि गोवा को खाली कर दिया जाए। तो उन्होंने हमारी इस बात को इग्नोर कर दिया और उसके बाद में सरकार ने वहाँ पर आर्मी भेजी, फोर्स भेजी, पुलिस भेजी और उसके आधार पर गोवा को मुक्त कराया गया। तो गोवा मुक्ति दिवस भी मनाते हैं हम और गोवा स्थापना दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जैसा आप देख रहे हैं ना, ये जो बम्बई है, ये जो बम्बई है, बम्बई में 2 राज्य शामिल थे। एक राज्य का नाम था महाराष्ट्र और एक राज्य का नाम गुजरात। भाषाई संघर्ष हुए यहाँ पर। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं और महाराष्ट्र के मराठी। 2 भाषाओं के लोग एक साथ नहीं रह पाए तो बम्बई को अलग करना पड़ा। तो राज्य बने, तो राज्य अलग बने
जैसे ही देख रहे हैं आप, ये पंजाब देख रहे हैं। पंजाब में दो भाषा के लोग रहते थे, एक हिंदी भाषा के और एक पंजाबी भाषा के। इनमें भी भाषाई टकराव हुआ, जिसकी वजह से पंजाब अलग कर दिया गया और हरियाणा अलग हो गया। उसके बाद में असम से कई राज्य बनाए गए, आंध्र प्रदेश को तोड़कर दो राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, है ना। मध्य प्रदेश से बोलो छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और बिहार से झारखंड जैसे अलग हो गए। तो कल कहानी स्टार्ट करेंगे 28 राज्यों तक पहुंचने का सफ़र और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। ठीक है, चलो भाई।